हम इसी में थे, इसी स्लाइड पे थे या नहीं? ये हम्म, हम कर चुके थे कहाँ तक? एनीबॉडी प्लीज हेल्प। क्यूसीबीसी सर, क्यूसी, क्यूसीबीएस सर। हाँ क्यूसीबीएस किया था। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। ये देखिए, मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कराया था, परचेज मैंने मतलब इसी ये पे कराया था। और अभी मैं सोच रहा था कि परचेज चूंकि कराया है, उसका वीडियो भी नहीं अपलोड किया है, एंड आप लोग को मटेरियल भी उसका शायद प्रेजेंटेशन मटेरियल नहीं दिया है, मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो दोनों काम मैं बहुत जल्दी कर दे रहा हूँ आपके लिए वो, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर ये पोर्शन डिफिकल्टी आएगी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर हम वहां पे देखेंगे। वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर में जो छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं बता दूं कि अच्छा, अगर आपको आए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर तो कैसे लिखेंगे? एनीबॉडी कुछ आइडिया हो? आप बताइए हाँ उसको। जी सर। सर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ हाँ स्टोर। जी, हाँ जैसे सर 31 मार्च को क्लोजिंग होती है तो अप्रैल में उसके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। उसमें हम स्टॉक चेक करेंगे पहला, जो उसका ओपनिंग स्टॉक होगा। और पीछे हम ये देखेंगे उसने कितना मतलब उसमें संस्थान में माल दिया और कितना उसके अंदर बचा हुआ है। यदि उसमें कोई कमी होगी तो हम उसको नोट करेंगे कि इसमें ये कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए, या हम अपने हायर अथॉरिटी को उसके बारे में सूचित करेंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर। ऐसे ही लाइब्रेरी का भी हम करेंगे, व्हीकल का है, कोई और डीजल है जैसे सर, ऐसे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करें। बहुत बढ़िया। आर यू वर्किंग इन स्टोर? सर 6 साल किया पहले, अब तो एडमिन में चले गए। असर दिख रहा है, सही है, हम्म, बढ़िया है, ठीक। गुड कंसेप्ट। देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, दिस इज ए ईयरली प्रोसेस। ये तो बताया इन्होंने, स्टोरी फॉर्म में बताया, ऑर्गेनाइज्ड बता रहा हूं मैं। दिस इज ए ईयरली प्रोसेस, एक्सेप्ट लाइब्रेरी, वहां ईयरली नहीं है, हम आगे बता रहे हैं। दिस इज द ईयरली प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन आइटम विद रिकॉर्ड। ठीक है, इन्होंने जैसे बताया कि क्लोजिंग और ये देखेंगे, तो क्लोजिंग का जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, रियली वो आइटम है कि नहीं है, वो हम देखेंगे। दिस फिजिकल वेरिफिकेशन इज कैरीड आउट एज वेयर इट इज। मतलब सारे चीजों को एक जगह नहीं जमा किया जाता है, जहां है वहीं जाके देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, फिजिकल वेरिफिकेशन इज ऑलवेज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन हु पोसेसेस द आइटम, या जिसके नाम पे आइटम इशू हुआ है। रीजन इसका, बिकॉज उस समय यह भी रिकॉर्ड करना होता है कि आइटम वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। एक समझिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन से यह भी आइडिया मिलता है कि राइट ऑफ करना है, डिस्पोज करना है, क्या करना है, तो इसलिए उस आदमी के प्रेजेंस में। चौथा है, फिजिकल वेरिफिकेशन इज ए ईयरली प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में यदि बुक्स 20,000 से कम है तो ईयरली प्रोसेस है। अगर 20,000 से ज्यादा बुक है तो 3 इयर्स में हर बुक का एक बार वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी में फिजिकल वेरिफिकेशन में एक और है, मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूं कि 100 वॉल्यूम में 5 बुक्स है या 3 बुक्स है, उतना यदि खो भी रहा है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। सो दैट इज द टोटल प्रोसीजर। 1000 में 5 है सर। 1,000 में 5, एकदम सही कहा आपने, 1,000 में 5 है, 200 में 1 बुक। तो यदि उतना खो भी गया है तो उसको ये माना जाता है कि भाई ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ए स्टोर में। प्री बिड कॉन्फ्रेंस, प्री बिड कॉन्फ्रेंस परचेज वाले नहीं है कोई? प्री बिड मीटिंग करवाते हैं सर। हाँ, जिस केस में इक्विपमेंट अगर हम कर रहे हैं, टेंडर फ्लोट कर दिया, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में प्री मीटिंग करनी है, हम्म, तो करते उसके क्या लिए है प्री बिड में, करते क्या है मेनली, मेन चीज तो वो है ना। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं सर प्री बिड मीटिंग में। मेनली इक्विपमेंट जो हम परचेज करने जा रहे हैं उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम्म, उनसे बात करते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, बेसिकली इक्विपमेंट वर्ड मत लिखिएगा, गुड्स नहीं लिखिएगा। प्री बिड कहीं भी किया जा सकता है। प्री बिड मीटिंग
is an opportunity where before submitting the bid, the purchaser and buyer direct interact with each other. आजकल तो ऑनलाइन भी होने लगा है. डायरेक्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर, डायरेक्ट ऑनलाइन भी डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर गेटिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट द बिड एंड अबाउट द बिडिंग प्रोसेस. देखिए सब कुछ कवर हो गया. सब कुछ कवर हो गया कैसे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, दोनों मीट करते हैं, और हम ये नहीं बता रहे हैं कि गुड्स के लिए ही है, इसके लिए कहीं भी हो सकता है. किस पर्पज से? तो बिडिंग प्रोसेस में कोई डाउट होता या स्पेसिफिकेशन में कोई डाउट हो तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए. टू स्टेज बिडिंग में प्री बिड कॉन्फ्रेंस इज एन एसेंशियलिटी, क्योंकि टू स्टेज बिडिंग जो है इसमें प्री बिड एक एसेंशियलिटी है, क्योंकि टू स्टेज बिडिंग करते ही इसीलिए है कि हम ये जान सकें कि एग्जैक्ट हमने बीड बनाया है कि नहीं. भाई कई बार होता है कि हम कुछ फैसला तो कर लेते हैं बनाने का, हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वहां पे टू स्टेज बिडिंग किया जाता है. फर्स्ट स्टेज में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है कि भाई कौन कौन लोग भरना चाहते हैं और उनके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं, एक्सपीरियंस वगैरह है कि नहीं. उसकी बेसिस पे करने के बाद उनको बुलाया जाता है प्री बिड के लिए. तो वहां प्री बिड एक कंडीशन है, प्री बिड के लिए बुलाया जाता है, फिर सबसे डिस्कशन करके एक स्पेसिफिकेशन फाइनल किया जाता है. तो वहां पे एसेंशियलिटी है. सो दैट इज प्री बिड कॉन्फ्रेंस. ठीक है. अच्छा, कितना प्री बिड हो सकता है बिड से पहले? एनीबॉडी? प्री बिड, एक बिड अगर हम करना चाहते हैं, एक से ज्यादा प्री बिड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर. और कोई कमेंट? नहीं हो सकता, कोई रीजन होगा या आपने कहीं इसको पढ़ा होगा? डिपेंड करता है ना सर उस पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली उसका मॉडिफिकेशन वगैरह की सिचुएशन होती है ना उसमें. एग्जैक्टली एग्जैक्ट कोई भी गुड्स है या इक्विपमेंट है, या मतलब मेनली इक्विपमेंट की हम बात करें तो वो सिचुएशन तो होती है नहीं कि आपने जो मांगा एज इट इज मिल जाए. तो वहां पे इनबिल्ट या कुछ टेक्नोलॉजी उसमें और इंसर्ट करवानी हो तो उन सब चीजों को लेकर के जो एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. पहली चीज तो हुआ एक से ज्यादा बार कर सकते हैं. ठीक है. प्री बिड के बाद क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल सर, उसके हिसाब से करना पड़ता है. काफी सारी चीजें ऐसे स्पेसिफिकेशन की होती है कि उनमें कर सकते हैं इन चीजों को. सो प्री बिड के बाद डॉक्यूमेंट्स प्री बिड होती ही इसी चीज के लिए है कि मान लो आपने जो है कुछ चीजें टेक्निकली उसमें कुछ ऐसी कमियां रह गई कि जिनकी वजह से टेंडर मेच्योर नहीं हो पाएगा, तो उनमें चेंज करना पड़ता है. चेंज करना पड़ता है. देखिए बड़े बिड्स जो होते हैं उसमें वो लोग ये भी कहते हैं कि सर बिड सबमिशन का टाइम थोड़ा और ज्यादा दीजिए. जो बहुत बड़े बिड्स होते हैं, मैंने कुछ बिड्स कराए हैं, मतलब कि जो टेंस ऑफ करोड़ में गए हैं और उससे भी ज्यादा के गए हैं, तो उनसे वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा सा और टाइम दीजिए इसको भरने के लिए, सर ये वाला क्राइटेरिया थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए, ईएमडी जो आपने इतना रखा हुआ है या आप कह रहे हैं कि इतना हम गारंटी लेंगे वगैरह वगैरह, ये थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए. तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो बिडिंग डॉक्यूमेंट वाइज होगा, पब्लिश होगा. दैट इज प्री बिड कॉन्फ्रेंस. ठीक है. दैट इज प्री बिड कॉन्फ्रेंस. आ जाइए अब नेक्स्ट में है. देखिए नेक्स्ट में डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, टॉपिक्स केवल लिख दिए हैं. मैनेजमेंट कमिटी क्या होता है, क्या ड्यूटी है, ठीक है, एंड क्या पावर्स है. सिमिलरली गवर्निंग बॉडी. तीसरा है ईएफसी एंड एसएफसी. समबॉडी वाज आस्किंग मी कि सर इस पे मटेरियल नहीं मिल रहा है ईएफसी एंड एसएफसी पे. इसमें है कि सुनीता मैडम ने लिया था, कैसे बनाते हैं वो चीज उन्होंने बताया हुआ है. तो कैसे बनाते हैं पे यदि आता है तब तो वहां से डील कर लेंगे. बाकी होता क्या है ईएफसी एसएफसी. ईएफसी है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी एंड एसएफसी है एनीबॉडी? स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी. स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी. एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस है, दूसरा स्टैंडिंग फाइनेंस है. तो ये दो तरह की कमिटीज होती हैं और ये दो तरह की कमिटीज पे हमारे फाइनेंस के प्रपोजल्स जाते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक लिमिट है. मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है पहले ये लिमिट 50 करोड़ था, अब शायद 100 करोड़ हो गया है. अगर 500 करोड़ करोड़ के सर अप टू 500 एसएफसी.
अप टू 500 एसएफसी है, और उसके बाद मोर देन EFC 500 जो है वो ईएफसी है। ईएफसी, यानी कि ईएफसी ज्यादा डिटेल्ड है। आपने सुना होगा कि आईसीआर में मर्जिंग ऑफ इंस्टीट्यूट का प्रपोजल चल रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई 2-3, और वैसे भी देखिएगा कि 2-3 इंस्टीट्यूट का मिला करके डॉक्यूमेंट बनता है ईएफसी। सो रियली गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कहा कि भाई आपके यहाँ इतने इंस्टीट्यूशन हैं, सबका अलग अलग देते हैं, 100 से ज्यादा आ जाता है, हमको भी एग्जामिन करने में टाइम लगता है, आप इसको कई को क्लब करके अमाउंट बढ़ा करके आप ईएफसी बनाइए, एसएफसी मत बनाइए, ठीक है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या रहता है कंटेंट में, मैडम ने जब बताया होगा तो उसमें बताया होगा। दिस इज द कंप्लीट प्रपोजल फॉर जस्टिफिकेशन व्हाई योर इंस्टीट्यूशन शुड रन फॉर नेक्स्ट 5 years। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बजट बताया था, तो उसमें ग्रांट इन एड एक चैप्टर बताया है। अगर आप प्रेजेंटेशन में उसको देखेंगे तो ग्रांट इन एड एक चैप्टर बताया है। अगर अभी देखना चाहिए तो अभी मैं दिखा सकता हूँ, है मेरे पास वो। तो ग्रांट इन एड में, ग्रांट इन एड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो पूरा का पूरा मैंने बताया है। उसमें मैंने बताया है कि हर बार आपको जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी एक्टिविटी को चालू रखने के लिए, कि भाई आपने अब तक क्या किया है, प्रोग्रेस बताएंगे, आगे क्या करने वाले हैं, प्लान बताएंगे। तो ये टेक्निकल, ये केवल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल सपोर्टेड बाई टेक्निकल है। टेक्निकल में ये सारी चीजें बताएं, फाइनेंशियल में आपने बताया कि भाई इसको रन करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, इस पैसे में क्या क्या एसेट्स बाई करेंगे, और क्या क्या बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपका होगा ही होगा। सो क्या क्या एसेट्स बाई करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करेंगे, जस्टिफिकेशन के साथ, अमाउंट के साथ, वो सारा का सारा मेंशन करना होता है। बनाने का प्रोसीजर है कि इंस्टीट्यूट लेवल से ये सारा का सारा लेते हैं, वो आपके डिवीजन लेवल पे कंपाइल होता है, फिर आगे आपके आईसीआर पे कंपाइल होता है। सुनीता मैडम ने डिटेल से बनाया। मेरा केवल इतना कहना है कि इन दोनों पे कैसे बनाते हैं, हो सकता है आए, हो सकता है आए। एक छोटा छोटा नोट बना लीजिए हाफ पेज का, जो कंटेंट्स मैंने बताया उसी को करके, और इतना ही भर, इतना ही भर। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आपने कभी बनाया हुआ हो उसको पहले। पावर्स में देख लीजिएगा, हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ डायरेक्टर, और एंड सॉरी हेड ऑफ द ऑफिस एंड डायरेक्टर, एक डायरेक्टर भी इसमें कर लीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट है। एक बार डायरेक्टर फाइनेंस पूछा है, दैट्स ट्रू, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्टर का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फंक्शन हमको उसी के पावर के अंदर करना होता है। हाँ, बजट डायरेक्टर फाइनेंस का पावर में ऑडिट मैनुअल में 3 लाइन लिख के दिया सर। वो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि डायरेक्टर का- फाइनेंस का पावर इसीलिए देखते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है कि ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट मतलब ऑडिट सेक्शन क्या काम करता है, पूरा का पूरा लिखिए। वहां पे एक सारा कुछ उसी में आ जाता है ना सर। डायरेक्टर फाइनेंस के अंडर में ही सारे इंस्टीट्यूट के फाइनेंस ऑफिसर उसके डायरेक्शन में ही काम करते हैं, तो नहीं सारी नहीं, वो ड्यूटीज नहीं उसी पूछ की आ रहा है, जाती वो है। नहीं पूछ रहा है, वो सिंपली पूछ रहा है कि ऑडिट क्या क्या काम करता है, जिसमें कि डायरेक्टर फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली वो ऑडिट की ड्यूटी पूछ रहा है, क्योंकि पूरा ऑडिट जी डिपार्टमेंट जी। डायरेक्टर फाइनेंस के अंदर काम करता है। देखिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, आईसीआर का सेटअप बड़ा थोड़ा सा अलग है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स तीनों देखता है, ठीक है ना। जबकि आपको बता दें कि यूनिवर्सिटीज में और दूसरी जगह में ऑडिट जो होता है, एक इंटरनल ऑडिटर का अलग पोजीशन होता है, एंड दो ही वर्क्स अंडर द फाइनेंस कंट्रोलर और फाइनेंस ऑफिसर, हम लोगों के अंदर में काम करता है, लेकिन उसका अपना एक इंडिपेंडेंस है फिर भी ऑडिटर का। लेकिन यहाँ जो फाइनेंस ऑफिसर सबका मिक्सचर है, उसके पास ऑडिट भी है, फाइनेंस भी है, अलग ऑडिटर नहीं है, वही वो भी है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, अकाउंट्स भी वही देख रहा है। हाँ, यहाँ परचेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज और इन में परचेज भी उनके पास होता है। तो ये एक अलग सेटअप है। इसमें एज ऑडिटर क्या काम करता है, ऑडिटर में ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जब आप देखिएगा ऑडिटिंग में, तो उसमें कई तरह के ऑडिट दिए हुए हैं। कंकरेंट ऑडिट है, प्री ऑडिट है, पोस्ट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, स्टूटरी ऑडिट है, बहुत सारे ऑडिट हैं। तो इसमें इंटरनल ऑडिट, स्टूटरी ऑडिट छोड़ के बाकी सारे ऑडिट का काम करता है। सो ही कंट्रोल्स बजट, he controls expenditure, he observes general control, he observes control over inventory and finance। so ये सारे के सारे चीजें वो करते हैं। सो एक ड्यूटी बनानी है,
अदरवाइज केवल डायरेक्टर फाइनेंस का निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप कॉमन सेंस अप्लाई करके, मैं भी कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलिएगा तो लिखूंगा कि बजट भी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल करता है, वो भी कंट्रोल, सारा तो उसी का फंक्शन है। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का केवल एक लाइन लिख दीजिए कि ही इज द इन द ट्रू सेंस ही इज द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ टोटल आईसीए, या फाइनेंस एंड अकाउंट हेड ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की ड्यूटी ही वहां पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए जेम। मैंने पहले भी कहा था कि जेम पीएफएमएस ये दोनों पे आपसे नोट्स ही आएंगे, और जेम मैंने परचेज वाले में लिखा हुआ है जेम के बारे में। कोई आपसे जेम एंड पीएफएमएस में अलग अलग चीजें नहीं पूछेगा कि जेम में ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह नहीं। जेम पे सिंपल एक नोट, एक इंट्रोडक्शन टाइप का आएगा कुछ भी, ठीक है, या जेम में रिवर्स ऑक्शन होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत कॉमन सी चीजें रहेंगी, कॉमन सेंस की चीजें रहेंगी। पीएफएमएस में भी कॉमन से है, ये तो मैंने सिंपली बोला था नोट्स बनाने के लिए। मटेरियल मैंने आपको दिया हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज में आप लोग नोट्स बना लीजिए। जेम पे बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, जेम इज synonyms to, yes, जेम is similar as online purchase portal for public. जेम is मतलब online purchase portal for government organizations. This is the portal where where requirement is posted and accordingly bidders submit their bids, और उनके बिड्स होते हैं, उसमें से सेलेक्ट करके हम बाई करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में हम करते हैं। दिस इज द सिस्टम जहां से बिडिंग भी हो सकती है, रिवर्स इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन भी हो सकता है। दिस इज द जेम टोटल। जेम में जेम ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने फॉर्म्स हैं उनके क्रेडिबिलिटी की गारंटी लेता है, लेकिन उनके कॉस्ट के जेन्युइननेस की गारंटी ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है। मतलब प्राइस सही है, इसकी गारंटी ऑर्गेनाइजेशन को करनी। मतलब वहां से अगर 3 का प्राइस हमने लिया, उसमें लोएस्ट प्राइस तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सिस्टम से, लेकिन लोएस्ट प्राइस यदि जेन्युइन नहीं है तो हम नहीं भी बाई कर सकते, तो हम नहीं भी बाई कर सकते हैं। इन दैट केस द रिलैक्सेशन इज क्या, बाहर से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जेम का प्रोसीजर जेम का है, जेम ये के न्यू वर्जन में, पार्डन बताइए। जेम के न्यू वर्जन में एक पुश बैक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम आया है। हाँ चलिए ठीक है, मैं उसमें बता रहा हूँ, जेम आप बताएंगे या मैं रीजनेबिलिटी बताऊं? भी, नहीं, आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बता दीजिए। नहीं, पुशबैक अगर आप आप बताइए। जानते हैं, आर यू वर्किंग इन स्टोर, जेम चलाते हैं क्या? नो 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 सर, आई जस्ट रीड। ओके। कुछ जेम में चेंजेज आए हैं, 2 नए चेंजेस हैं। एक है पुशबैक टेक्निक, और दूसरा है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो चार्जेज होते थे वो मेरे ख्याल से 3.85% हो गया है, कि मतलब गार्ड को पेमेंट देने और इसके बारे में 3.85% का प्रॉफिट ही चार्ज कर सकता है, मिनिमम इतना चार्ज करना है उसको, इससे कम नहीं। जी वही है। हाँ, एक ये चेंज आया है। एक दूसरा चेंज आया है जेम में पुशबैक टेक्निक। देखिए पुशबैक टेक्निक इसी सितंबर, लास्ट सितंबर, तो 1 साल का पीरियड उसका खत्म हो गया होगा, पता नहीं एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं। पुशबैक टेक्निक किस साल आया था? नहीं, इसी साल में आया, नेक्स्ट ईयर में तक रहेगा। पुशबैक टेक्निक ये क्या था, ये इसने क्या कहा कि जेम को इसने अटैच किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जेम में जो बाई वाई हो रहा है ना, लोग खरीदते हैं तो प्राइस रिकॉर्ड होता है ना कि भाई कंप्यूटर ये वर्जन इसी प्राइस पे बाई हो रहा है। सिमिलरली बाकी ऑनलाइन पोर्टल बाहर किस परचेज पे प्राइस पे बाई हो रहा है, उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम बना करके उसका रिजल्ट निकाला कि भाई कभी भी जो प्राइस वहां पे 3 दिखे, उसमें से लास्ट वाला प्राइस सही है कि नहीं है, ये आपका वो सिस्टम ही फाइनलाइज कर देगा, जेम ही फाइनलाइज कर देगा। लेकिन इसमें लिमिट डाला, अप टू अ परचेज ऑफ 1 लाख। अभी इसका ट्रायल वर्जन चल रहा है। अप टू अ परचेज ऑफ 1 लाख, 1 लाख तक के ही परचेज में उसने अभी परमिट किया है कि आप चाहिए तो पुश बटन टेक्निक से ये आइटम सेलेक्ट कीजिए, पुश बटन टेक्निक से एक बटन को प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली जो सही प्राइस वाला है उसको प्लेस कर देगा। ठीक है, सिस्टम ही, मतलब वहां आपको प्राइस जेन्युइननेस खुद नहीं चेक करना है 1 लाख के आइटम तक। इसका जो भी इफेक्टिव डेट था, मुझे इफेक्टिव डेट नहीं याद आ रहा है, मेरे नोट्स भी इस समय मेरे पास नहीं है। इसका जो भी इफेक्टिव डेट था 1 साल के लिए ट्रायल बेसिस पे चल रहा।
11th January 2023 sir. 11 जनवरी है, 11 जनवरी है, मतलब आपके नेक्स्ट डे में खत्म हो जा रहा है। 23 में एक साल के लिए ट्रायल बेसिस पे आया था, तो एक साल ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। इसके बाद जो है पुश बटन टेक्निक जो है ये बंद हो जाएगा, ये इसको कंटिन्यू कर देगा। ये हो सकता है 1 लाख की लिमिट को बढ़ा दे। सर अप टू 5 लाख आया लिमिट। ये 11 जनवरी 2023 को एक ओएम आया Yes, था। up to 5 lakhs sir. ओके, देन इट इज नाउ अप टू 5 लाख, और उसमें भी एक साल के लिए मेंशन है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं देखा No था। sir, it was not mentioned anything. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर। जिस Okay, समय ये लागू हुआ था, जिस समय ये इनिशियली लागू हुआ था, उस समय के मुझे इसके डेवलपमेंट्स पता थे, क्योंकि जब मैं बहुत इन डेप्थ से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो उस समय के डेवलपमेंट के बाद में मैंने इसको परसू नहीं किया इसे। ठीक है, दैट इज पुश बटन टेक्निक। ठीक है, टीएसए पे मैं बता दूं या नोट्स देने की? मैं बता देता हूं टीएसए बेसिकली क्या है। पीएफएमएस हर कोई समझते हैं, चलिए पीएफएमएस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीएफएमएस है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आईसीआर इज पायनियर इन दिस, इम्प्लीमेंटिंग दिस। हम लोग वेल इन एडवांस किसी दूसरे ऑटोनोमस बॉडी से फर्स्ट ऑटोनोमस बॉडी था जिसने इंप्लीमेंट किया कंट्री में पीएफएमएस। पीएफएमएस इज अ सिस्टम जहां की प्रिपरेशन ऑफ बिल, क्या क्या काम होता है उसके अंदर देखिए। दिस इज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट, पहला लाइन। दिस इज अ सिस्टम फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैंक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बिल, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहां की वेंडर को नहीं किसी को बेनिफिट दे देते हैं, कोई ग्रांट और सब्सिडी दिया जाता है, फंड फ्लो सिस्टम, जनरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये सारा का सारा काम इसके ऊपर होता है, पीएफएमएस के ऊपर होता है। दिस इज अ सिस्टम जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। पीएफएमएस सिस्टम में फंड ट्रांसफर भी होता है, किस स्टेज पे कहाँ किसके पास फंड है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। पेमेंट किया जाता है, पेमेंट इसमें वेंडर को भी किया जाता है और बेनिफिशियरी को भी किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंडर एंड बेनिफिशियरी? वेंडर इज अ पर्सन जिसको पेमेंट देके हम बदले में कुछ ले रहे हैं, बेनिफिशियरी जिससे कुछ ले नहीं रहे। कहने का मतलब अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो स्टूडेंट से कुछ ले नहीं रहे, दैट इज अ बेनिफिट। बाकी सब्सिडी ग्रांट वगैरह तो है ही। तो ये सारा का सारा सिस्टम है, ठीक है। इसी के थ्रू गवर्नमेंट के फंड्स भी आते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सो इसमें ट्रांसफर एंड पेमेंट दो मॉडल्स हैं। ट्रांसफर मॉडल है जिसमें फंड ट्रांसफर होता है, मतलब ग्रांट ऊपर से नीचे आते हैं, एंड पेमेंट इज अदर मेथड जिसमें कि पेमेंट टू बेनिफिशियरी भी होता है, पेमेंट टू वेंडर भी होता है। पीएफएमएस के लिए नोट्स लिखने के लिए इतना पार्ट इनफ है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं लगता इस निटी-गिटी में क्वेश्चन आएगा। टीएसए is a system where fund of an autonomous organization as a whole is parked at a place, and different sub-units of the autonomous organization, according to the fund sanctioned to them, draws the money from that pooled account. समझिएगा, अभी तक क्या होता था पीएफएमएस में, आपके इंस्टीट्यूट्स में पैसे आ जाते थे और आपका इंस्टीट्यूट उसको खर्च करता था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया, हमने आपको सैंक्शन तो कर दिया, लेकिन सारा पैसा रख दिया आरबीआई के पास, और इसका बैंकर आरबीआई ही है। आरबीआई के पास हमने पैसा रखा हुआ है, पूल्ड पैसा रखा हुआ है। आप अपने इंटाइटलमेंट के हिसाब से, आरबीआई को हमने कम्युनिकेट कर दिया है, इंटाइटलमेंट के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपीज रखा है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, 5 करोड़ था। 5 करोड़ में सैलरी में आपके यहाँ 3 करोड़ रुपीज था। 3 करोड़ तक की सैलरी पे कोई सवाल नहीं है, आप पेमेंट लेते रहिए। ये रिवाइज भी होती है लिमिट बीच बीच में। सो दिस इज ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। द सेकेंड थिंग इज, पीएफएमएस में क्या होता था कि बैंक होता था, हम प्रिंट पेमेंट ऑर्डर, या उससे पहले चेक के भी सिस्टम थे, हम प्रिंट पेमेंट ऑर्डर बैंक को भेजते थे और वहां से पेमेंट होता था। यहां बोला कि नहीं, बैंक जाने की ही जरूरत नहीं, आप सीधा ऑर्डर दीजिए, आरबीआई बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सो टीएसए ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीएफएमएस, ठीक है। आप समझ लीजिए, टीएसए इज अ सिस्टम वेयर total fund of
an autonomous organization is parked at a single place, and according to the fund allotted to them, they may draw fund from this pooled account. This pooled account is with RBI. So अब यहाँ बैंकर कौन है? RBI है. बैंकर कौन है? RBI है. सो RBI से आपको पैसा लेना है. अकॉर्डिंग टू द इंटाइटलमेंट आप पैसा ले रहे हैं, और दिस ऑपरेट्स थ्रू PFMS. इसके लिए कोई अलग से स्क्रीन नहीं आया, PFMS में ही आया. PFMS में ही लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, मैं डिटेल नहीं जाना चाहता हूं, बहुत लोगों ने PFMS स्क्रीन हो सकता है देखा ही ना हो, तो उसमें ही है कि आप पेमेंट PFMS से करना चाहते हैं, पेमेंट TSA से करना चाहते हैं. क्यों? ये दोनों क्यों है? अगर TSA आ गया तो PFMS में भी क्यों दिखता है कि PFMS से करना चाहते हैं? बिकॉज अभी भी हर जगह इंप्लीमेंटेड नहीं है, अभी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेड है, कुछ ने अभी भी नहीं, कुछ जगह सर अभी. वही सभी पेमेंट PMMS के अंदर ही TSA का पार्ट है, उसी के अंदर से पेमेंट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. हमको क्योंकि ICR अलग से हमको ICR में वही करना है. ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट जी. जो है दूसरे जगह से कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास आपके इंस्टीट्यूट का ग्रांट आपके इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आता ही नहीं. तो जब आता ही नहीं तो PFMS में पेमेंट कैसे कर देंगे आप? जी RBI का आता है, तेरा बात. RBI का आता है, TSA का आता है, तो TSA के थ्रू पेमेंट देते हैं. तो ये 2 सेंटेंस हो गया आपका. पहला ये, दूसरा ये. तीसरा TSA में अगर तीसरा पॉइंट आप ऐड करना चाहें कि नाउ पहले जो बैंक स्टेटमेंट आता था, सो नाउ इट इज कॉल्ड बैंक स्क्रोल. ये RBI से लिया जाता है फ्रीक्वेंटली और इसको रिकंसाइल किया जाता है. कोई कमी होती है तो अगेन PFMS के थ्रू RBI को बताया जाता है. तो कहने का मतलब है यहाँ RBI है, ठीक है, यहाँ पे RBI है, इंटरफेस PFMS है, जो काम होगा PFMS के थ्रू होगा, और यहाँ आप हैं. सो जो भी बात करनी है RBI से, कोई उसका फोन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इस PFMS के थ्रू होता है. तो PFMS में ही आइकॉन है. दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ PFMS, यू कैन सी. एंड देखिए एक चीज मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल अभी चालू हुआ है ऑटोनोमस मॉरिया में. गवर्नमेंट में तो पहले से था. गवर्नमेंट में पहले से था. एक डिपार्टमेंट के 20 ऑफिसेज हैं कंट्री में, सबका पैसा एक जगह पूल्ड रहता था RBI के पास, और वहां से पेमेंट्स होते थे सबके. जैसे कि वर्क्स में देखिए, डिपॉजिट वर्क होता है, डिपार्टमेंटल वर्क होता है, 2 होते हैं ना. तो CPWD डिपॉजिट वर्क भी लेता है, डिपार्टमेंटल भी लेता है. तो डिपार्टमेंटल वर्क जो है पूरे स्टेट का पैसा उसके पास गया, और वहां से एज पर द इंटाइटलमेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट खर्च कर रही है. सो दिस इज द ओल्ड सिस्टम. तो ये हो गया आपको TSA. 10 मिनट्स लेफ्ट. चलिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एक और अनाउंसमेंट करूं. अब मैं अकाउंटिंग पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि कुछ अकाउंटिंग के प्रॉब्लम है, ट्रायल बैलेंस से सीधा बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के. कुछ जो है, देखिए ट्रायल बैलेंस केवल दिया हुआ रहेगा तो बड़े आराम से आप बना लेंगे अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो. सो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज के हम लोग देखेंगे. सो दोनों तरह के कुछ एक्सरसाइज बनाए हैं, हम देखेंगे. 2-4 बैंक रिकंसिलेशन के भी लिए हैं. फिलहाल तो यहाँ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए इसका बड़ा पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है, और उसके हिसाब से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का आंसर लिखिए. दिस इज अ मेथड बाय विच योर कैश बुक इज रिकंसाइल्ड विद द बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, और जो डिफरेंस होता है उसके रीजन को हम फाइंड आउट करते हैं और डिफाइंड पीरियड में इसको खत्म करते हैं. कैसे ऐड होता है, क्या होता है, वो आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं. फाइनेंशियल पावर डेलीगेटेड टू डायरेक्टर कह चुका हूं मैं. सोर्स ऑफ फंड टू ICR, ये मैडम ने पढ़ाया होगा, इस पे मैं भी नहीं बोलूंगा. एकदम करेंट एंड अप टू डेट रहना जरूरी है, जो कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं बोलूंगा इस पे. डिफरेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है. एंड NPS इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटायरमेंट इज देयर. मुझे लगता है कि एक छोटा सा नोट NPS पे भी रेडी होना चाहिए, छोटा सा नोट. रिटायरमेंट में कवर करने की सोच रहा हूं. इफ आई विल कवर, मैं उसको ये करूंगा, लूंगा.
सिमिलरली सिंपली ये स्लाइड देख लीजिए आप, इनमें डिफरेंसेज, इसमें देखिए कई चीजें बड़ी कॉमन है जो हम कर चुके हैं। पीएलएल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पी एंड एल पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या फर्क होता है? कोई आदमी जल्दी से, टाइम बहुत कम है। सर पी एंड एल सर व्यवसायिक के लिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो व्यवसायिक संस्थानों, हाँ, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में प्रॉफिटेबल लाभ हानि को प्राप्त करने के लिए। हाँ ठीक है, देखिए एकदम सही कहा। प्रॉफिट एंड लॉस और जो है वो बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। बाकी दोनों सेम है, ठीक है, बाकी दोनों सेम में। एक में रेवेन्यू होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरे में ग्रांट होता है। एक में रेवेन्यू होता है और दूसरे में ग्रांट होता है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी में बता चुका हूं। डेलीगेशन ऑफ पावर, रीडेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है, रीडेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है, ये बजट वाले में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब जहां आपको डायरेक्ट पावर मिल रहा है, जब उस पावर को आप फिर से किसी और को देते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडेलीगेशन ऑफ पावर। रीडेलीगेशन ऑफ पावर में एक कंपल्सन है कि फाइनेंस का कंकरेंस आपको एसेंशियली लेना पड़ता है, जरूरी है। एंड रीडेलीगेशन जो होता है या डेलीगेशन जो होता है, इसका ऑर्डर फाइनेंस से ही इशू होता है हमेशा, कहीं और से होता है, प्रॉपर नहीं है। मैंने कहीं और के भी ऑर्डर्स देखे हैं, साइन हुए, प्रॉपर नहीं है। सो दैट इज डेलीगेशन, रीडेलीगेशन। ई पब्लिशिंग, ई प्रोक्योरमेंट पूछा जा सकता है। ई पब्लिशिंग इज अ थिंग जहां कि हम टेंडर डॉक्यूमेंट जस्ट पब्लिश कर रहे हैं और सब कुछ ऑफलाइन मंगा रहे हैं। ई प्रोक्योरमेंट में दोनों चीजें ऑनलाइन होती है, मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन मंगाते हैं और देते भी हैं। ये अगला मैं बता चुका हूं। आरएनपी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं इसको मेरे ख्याल से। बिड सिक्योरिटी एंड बिड परफॉर्मेंस, एनीबॉडी? और इसमें एक चेंज भी है। सर अब जब हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसके लिए मतलब जो वो काम करता है ताकि वो बीच में ना छोड़, उसके लिए हम एक बिड सिक्योरिटी मनी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होते वो रखते हैं अपने पास, कुछ अमाउंट की लिमिट होती है सर उसमें। नहीं, दोनों सेम है। नहीं डिफरेंट है सर। सर अलग बिड अलग डिफरेंट है सिक्योरिटी सर। टेंडर इनवाइट करते हैं तो टेंडर के साथ में लेते हैं, टेंडर जब मेटलाइज हो जाता है तो उसके बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं। देखिए, हाँ, एक और होता है, एक वर्ड और होता है, मैं लिखना भूल गया हूँ, रिटेंशन मनी। क्या करें, 4 मिनट बचा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं 2 सेशन तो हो चुके हैं। यू टेल। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। कंटिन्यू सर। अगर करेंगे तो इसको खत्म कर लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर कर लेंगे। नहीं सर, कंटिन्यू कर लो सर। ओके चलिए, इसको तब खत्म करते हैं। इस पेज को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बिड सिक्योरिटी एंड बिड परफॉर्मेंस। बिड सिक्योरिटी जो है, ये है कि बीडर ने जब बिड को कोट कर दिया तो कहीं बिड में लिखी हुई बातों से वो मुकर ना जाए, और बाद में जब हमने सेलेक्ट कर दिया तो ऐसा ना हो बोले इस भाई हम तो काम नहीं लेंगे, अब नहीं हमको जम रहा है ये काम, ये कंडीशन अब रिलैक्स करो, नखरे ना दिखाए, ठीक है। सो बिड सिक्योरिटी इज डिमांडेड, इसको ईएमडीबी कहते हैं। बिड सिक्योरिटी, ईएमडीबी लिखिएगा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड ईएमडी, deposit. Bid security is more appropriate terminology now. Bid security is demanded to secure that the bidder, once awarded the work, will consider the bid and he will not draw his bid when the process of bidding is on. ठीक है, बिडिंग का प्रोसेस चल रहा है तो मना नहीं करेगा, फाइनलाइज होने के बाद काम भी लेगा। Once he started the works, he will perform perfectly. For the purpose, performance security is taken. ठीक है। बिड सिक्योरिटी जो है, बिड सिक्योरिटी जो है 2 to 5%, कम से कम जितना हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट होता है उसका 2 to 5%। इसको कभी भी परसेंटेज नहीं लिखते हैं कि जितना आप भरेंगे उसका 2% दीजिए, तब तो पता लग जाएगा उसी से फाइनेंशियल बिड खोलने से पहले ही कि वो कितने का है कि नहीं। जी ऐसा जी फिक्स अमाउंट लिखा जाता है, हमारा जो एस्टिमेट होता है उससे हम 2% लिखते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पहले 5 to 10% था, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था ये 3 to 5% रिवाइज हुआ, और हाल का ही मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने का ही सर्कुलर, हाल का सर्कुलर है।
तो 3 to 5% है। अब मुझे बड़ा ये हूं कि 5 to 10 एग्जाम में लिखेंगे कि 3 to 5, बेटर है 5 to 10 लिखिए। रिसेंटली कब हुआ है इससे मतलब नहीं, रिसेंटली इट इज रिवाइज 3 to 10%, घट गया है मतलब 2 to 5 यहाँ, ये 3 to 10 हो गया है। ठीक है, ये डिसाइड होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी गुड के लिए कि मार्केट प्रैक्टिस क्या है। अगर मार्केट में सप्लाई के लिए किसी आइटम पे कोई आदमी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं देता है तो आप जबरदस्ती उससे नहीं ले सकते, वो देगा ही नहीं, सप्लाई ही नहीं देगा। या प्रकार प्राइस जेन्युइननेस आप कैसे चेक करेंगे, वो तो जो अमाउंट दिया है उसका इंटरेस्ट तो काउंट करेगा ना। सो ये हमेशा डिसाइड होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मार्केट कंडीशन, मार्केट प्रैक्टिस से। ठीक है, वर्क्स में ओरिजिनल, माइनर एंड रिपेयर वर्क, 3 चीजें हैं। डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है, मैं सिंपली बता दूं। ओरिजिनल वर्क में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा होता है, माइनर वर्क में नए उसमें एडिशन तो होता है, मॉडिफिकेशन तो होता है, लेकिन नया स्ट्रक्चर, नया एसेट नहीं क्रिएट होता है। एक एग्जिस्टिंग ऑफिस में फ्लोर का बदला जाना माइनर वर्क है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग ऑफिस में 2 नया कमरा बन जाना माइनर वर्क नहीं है, अगेन इट इज ओरिजिनल। ठीक है, रिपेयर वर्क इज रिपेयर एंड अपकीप है, अपकीप है, सॉरी, रिपेयर एंड अपकीप है। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, एनीबॉडी अकाउंट वाले होंगे, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं, टाइम खत्म है। ठीक है ना, ठीक है सर। मैं दे रहा हूँ इन अ कपल ऑफ मिनट्स, आपको लिंक मिलेगा, दैट विल बी लास्ट सेशन, जल्दी खत्म करने की कोशिश।